नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट फर्स्ट की हम आज चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यूनिट 1 में हम सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ। कला समेकित शिक्षा की समझ के अंतर्गत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है बाल कला। बाल कला या बाल कला की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड आर्ट। चाइल्ड आर्ट की हम बात करेंगे। बाल कला से बहुत से प्रशिक्षु कंफ्यूज जाते हैं। बाल कला यानी कि चाइल्ड, बच्चों की कला। इसको समझना, जब भी बाल कला की बात है तो आपको समझना है चाइल्ड आर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, बच्चों की कला के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों की कला क्या है? यदि आपके परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं बाल कला क्या है, बाल कला की समझ को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। मानव मूल्यांकन के जो नए तरीके तथा मनोविज्ञान के विकास के कारण आज हमारे समक्ष नई नई बातें हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। हमारे सामने जो है नई नई चीज़ें, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसी में से बाल कला भी एक है। आज से कुछ दशक पहले की यदि हम बात करें तो इस शब्द का जन्म नहीं हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं बाल कला शब्द जो है बहुत ज़्यादा इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले इसके बारे में ऐसा कोई माना ही नहीं गया था कि कोई बच्चों की भी कला हो सकती है। बच्चे भी जो भी आकृतियाँ बनाते हैं, क्या उससे भी कुछ कला का निरूपण होता है या उससे कुछ हम समझ सकते हैं बच्चे किस वे में जाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। इसी को हम बात करेंगे, समझेंगे आज के क्लास में। क्योंकि बच्चे जो भी काम करते हैं, उन जो भी आकृतियों का निर्माण करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मक उसमें छिपी रहती है। तो उस क्रिएटिविटी को पहचानने का काम हम कब करते हैं? जब हम बाल कला को समझते हैं। यदि इसकी शुरुआत की हम बात करें तो सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में हर्बर्ट स्पेडर ने अपनी शिक्षा संबंधी पुस्तक में एक क्रांतिकारी बात कही है। हर्बर्ट स्पेडर ने 1854 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं। उस किताब में उन्होंने एक बात कही है और वो कहते हैं कि प्रत्येक बालक एक कलाकार होता है। और उन्होंने उस किताब में दो बातों पर विशेष ध्यान दिया है। पहला यह कि बालक सर्वप्रथम व्यक्त क्या करना चाहता है, और दूसरी यह कि उसे सबसे अधिक प्रसन्नता किस प्रकार की अभिव्यक्ति से मिलती है। उन्होंने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया। पहला उन्होंने ये कहा कि बच्चा क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, व्यक्त क्या करना चाहता है, और दूसरी वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को ज़्यादा मन लगता है। तो इसका उन्होंने जवाब में लिखा, इसका उन्होंने आंसर में लिखा कि बच्चा उन्हीं वस्तुओं को पहले अभिव्यक्त करेगा या पहले प्रस्तुत करेगा जो आकार में बड़ी हो एवं आकर्षक रंग की हो। यदि छोटे बच्चे को आप कलम या पेंसिल देते हैं तो सबसे पहले वो उसी चीज़ का निरूपण करना पसंद करेगा या उसी चीज़ का निरूपण करता है जो कि आकार में बड़ी हो एवं आकर्षक रंग की हो। यानी कि सबसे पहले आप बोल सकते हैं बच्चे जो है कलर की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उस वस्तुओं को ज़्यादा याद रख पाते हैं जो आकार में बड़ी हो, आकार में बिग होती है। और इसके साथ ही साथ बच्चे जो है उन वस्तुओं को भी चित्रित करते हैं जिनसे वो घुल मिल कर रहते हैं, यानी कि जो उनके आसपास परिवेश में दिखाई देते हैं। यानी कि बच्चे जिस परिवेश में रहेंगे, जिस व्यक्ति के आसपास रहेंगे, उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं वस्तुओं का उन्हें अंकन करने में आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और वो उन्हीं चीज़ों का निरूपण करते हैं।
यदि हम उदाहरण की बात करें तो आपके घर के पालतू जानवर हो सकते हैं, आपका मकान हो सकता है जहाँ बच्चा रहता है, या प्रतिदिन वो जिन वस्तुओं को देखता है उसी वस्तुओं का वो अंकन करता है, उसी वस्तुओं का वो निरूपण करता है। इसके बाद एक और इटली के कोरा डेरिको ने भी अपने पुस्तक लिखे 1887 ईस्वी में। 1887 में इटली के राइटर थे कोरा डोरिको, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया बच्चों की कला। बच्चों की कला में भी उन्होंने चाइल्ड आर्ट के बारे में जिक्र किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1930 ईस्वी में जेम्स सल्ली के द्वारा भी एक किताब लिखा गया, जिस किताब को उन्होंने नाम दिया स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि अध्ययन किए उन्होंने बच्चों के बचपन के बारे में, बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में। वो किताब जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जेम्स सल्ली ने 1930 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम दिए स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड। उस किताब में भी उन्होंने बाल कला की चर्चा की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1854 ईस्वी, 1887 ईस्वी एवं 1930 ईस्वी में अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग किताबें लिखी गई, और उन सभी किताबों में बच्चों की कला, चाइल्डहुड, स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में हमें विशेष वर्णन मिलता है। उन्होंने उनके बारे में भी वर्णन किया, उसके बारे में बताया है, और उन सभी ने एक बात पर विशेष चर्चा किया है, और यह है कि बच्चा तो जो है कलाकृतियों का निर्माण तो करता है, पेंटिंगें तो बनाता तो है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से कलाकार होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से एक आर्टिस्ट नहीं होता है, लेकिन वो कलाकार बनने की चेष्टा करता है। यदि आप सभी को याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था डॉक्टर विक्टर लॉयनफील्ड के सिद्धांत के बारे में, जिसमें मैंने ये जाना था, आप सभी ने भी जाना था कि कैसे बच्चों के अंदर एक कलात्मक विकास होता है, कैसे बच्चों जो है किस उम्र में कितनी कलाकार होते हैं, कैसे वो कलाकृतियाँ बनाते हैं। डॉक्टर लॉयनफील्ड ने भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसी तरह से और भी राइटर हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा अलग अलग राइटरों ने बच्चों की कला के बारे में बहुत कुछ बातें कही है, बहुत कुछ उसमें बताया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चा जो है आकृति बनाता तो है, लेकिन वो पूरी तरह से कलाकार नहीं होता, बल्कि उसको जितनी समझ है, जितनी भी उल्टी सीधी रेखाएं उसे ज्ञात होती है, वह उसी से ही चित्र बनाता है, उसी से वो आकृति बनाने की चेष्टा करता है। यानी कि यदि बच्चा कोई चित्र बनाएगा तो उसमें हाथ पांव बनाएगा भी या नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी वही कला है, उसकी कला को इतनी समझ नहीं है कि वो क्या बना रहा है। मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा ऐसे भी कुछ भी सर्कल कर देगा और यहीं पर ही आँख और मुंह, और यहीं से वो क्या करेगा, हाथ और पैर भी ऐसे बना सकता है। यानी कि उसकी कला में विशेष कोई ऐसी रचनात्मकता नहीं होती है, ऐसी कोई सजीवता नहीं होती है। वो जिसकी जो समझ है, जो उसकी इच्छा है, उसी के अनुरूप ही वो आकृतियाँ बनाता है। यदि मान लीजिए कि बच्चा घर का निर्माण कर रहा है, घर का बना रहा है, तो वो घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं का भी चित्र बना देगा। मान लीजिए कि बच्चा अभी घर का अंकन कर रहा है, यदि घर वो बना रहा है, ऐसे मान लीजिए कि बच्चा घर बनाएगा, ये घर हो गया, तो घर बनाने के बाद से घर के अंदर जो चीज़ें रखी हुई है उसका भी वो चाहे तो अंकन कर सकता है। मान लीजिए यहाँ बेड रखा हुआ है तो बेड बना देगा, कुछ वस्तुएं रखी हुई है तो वस्तुओं का भी अंकन वो कर सकता है। घर में कुछ पेंटिंग टंगा हुआ है तो उसका भी वो अंकन कर सकता है, वो जो कि अमूर्तता दिखाई नहीं देता। यदि हम वास्तव की बात करें, रियलिस्टिक की बात करें, तो घर बनने के बाद उसके अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। लेकिन यह गलती जो है बच्चों की नहीं है, यह उसकी अभिव्यक्ति है, क्योंकि वह केवल एक प्रतीकात्मक चित्र बनाता है, न कि वास्तविक। और यह प्रतीकात्मक चित्र ही बच्चे में प्रस्तुत एक महान कलाकार के हमें दर्शन कराते हैं। बच्चे उस समय क्या करते हैं, वो जो सोचते हैं, उनके मन में जो भी भावना आती है, जो भी प्रतीकात्मक चिन्ह उनके मन में उभरते हैं, बस वो उसी का अंकन करते हैं। उनका वास्तविक से कोई अर्थ नहीं होता है कि वास्तविकता में घर कैसा दिखता है, वास्तविकता में मनुष्य कैसे दिखते हैं, इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं रहता है।
वह उन्हीं चीज़ों का अंकन करते हैं, उन्हीं रूपों को बनाते हैं जो कि उन्हें प्रतीकात्मक के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि हमने देखा, यदि बच्चे घर बनाएंगे तो घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं का भी अंकन कर देंगे, क्योंकि बस वो प्रतीकात्मक चित्र बनाते हैं। वास्तविक में जैसा रियल में होता है वैसे चित्रों का वो निर्माण नहीं करते हैं। जर्मनी के लिचवर्क थे, उन्होंने बाल कला को आदि मानव की कला के साथ जोड़ कर देखते हैं। जर्मनी के जो राइटर थे उनका नाम था लिचवर्क। उन्होंने क्या किया है, बाल कला को, जो बच्चों की कला है, जो चाइल्ड आर्ट है, उसे उन्होंने आदि मानव की कला से जोड़ कर देखते हैं। आदि मानव की कला से आप सभी वाकिफ होंगे, जब आदि मानव ने गुफाओं में जैसे चित्रों का निर्माण किया था। यदि आदि मानव की हम पेंटिंगों को देखें तो आदि मानव कुछ इस तरह के आकृतियों का अंकन करते थे, यानी कि उनकी कला में विशेष हमें रसदमता नहीं दिखाई देती थी। उनको जैसे रूप मिल गया वैसे चीज़ों का वो निरूपित कर देते थे। कुछ भी आकृतियाँ जो हमें इस तरह की आकृतियाँ हमें आदि मानव की कला में दिखाई देती है। ऐसे आरोपों का निर्माण हुआ है, या फिर आप देखें तो कुछ ऐसी आकृतियाँ भी हमें दिखाई देती है। यानी कि आदि मानव ने ह्यूमन जैसे दिखने वाले कुछ तस्वीरों का, जैसे मैंने यहाँ पर स्केच किया, इस तरह के आकृतियों का उन्होंने निर्माण किया है। तो जर्मनी के लिचवर्क ने भी बच्चों की जो कला है, यदि आप इन दोनों कला की तुलना करें तो इन दोनों कला में हमें विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। यानी कि जैसे आदि मानव कलाकृतियों का निर्माण करते थे, उसी तरह बाल कला के अंतर्गत बच्चे भी उसी तरह की कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और उनका मानना था कि बच्चे की कला में पुनरावृत्ति नहीं होती, उनमें मौलिकता होती है, क्योंकि जो कुछ वह चित्रित करता है उसका उससे पूर्व ज्ञान उसे नहीं होता। या तो एक आधुनिक कलाकार की भांति एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि अमृत कला में नवीनतम प्रयोग करता है। यदि आप सभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखें, अमृत कला देखें, तो इसमें भी हमें इसी तरह की आकृतियाँ दिखाई देती है, जैसे कि कभी आदि मानव की कला में और बच्चों की कला में हमें दिखाई देती है। क्योंकि वैसी कला जो है, वैसी आकृतियाँ जो है, उसमें उनकी मौलिकता होती है, उसमें कहीं भी हमें पुनरावृत्ति दिखाई नहीं देती है। यानी कि बच्चे जो भी कलाकृतियाँ का अंकन करते हैं, जो भी रूपों का बनाते हैं, उसको आप कह सकते हैं कहीं से भी उनकी कॉपी नहीं होती है, कहीं से वो कॉपी करके नहीं बनाते हैं। उनके मन में जो भी भाव, जो भी प्रयोग उत्पन्न होता है, जो भी उन्हें दिखाई देता है, बस उसी का अंकन करते हैं, जैसे कि एक आधुनिक कलाकार और जैसे कि एक आदि मानव की कला में आकृतियाँ हमें दिखाई देती थी। जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों की कला जो है आदि मानव की कला के समान होती है। तो चलिए हम और आदि मानव की कला और बच्चों की कला को और विस्तार से समझते हैं। आप सभी हेडिंग दे दीजिए, आदि मानव की कला एवं बाल कला। आपने पहले हेडिंग दिया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड आर्ट, अब दूसरा हेडिंग देंगे, दूसरा टॉपिक अब लिखेंगे आदि मानव की कला एवं बाल कला। क्योंकि बच्चों की कला को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे सटीक तरीका है कि हम आदि मानव की कला को भी समझें। जब तक हम आदि मानव द्वारा निर्मित कलाकृतियों को नहीं समझ सकते हैं, तब तक हम बच्चों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा गया यदि हमको बच्चों की कला को समझना है तो हमें आदि मानव के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को भी समझना होगा और उसका अध्ययन करना होगा। और ये हमें समझना होगा कि दोनों की कलाओं में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं। इस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों की कला में हमें क्या क्या समानता दिखाई देती है। इन दोनों की जो कलाकृतियाँ हैं, इनमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे में पता चलता है कि जैसे आदि मानव निर्मित करते थे, उसी प्रकार एक छोटे बच्चों के द्वारा भी उसी तरह की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो आपको पहला पॉइंट इसमें लिखना है, आदि मानव कला में आप पॉइंट 1 देकर लिखेंगे कि यह देखने से यह ज्ञात होता है कि दोनों की कलाओं में परिप्रेक्ष्य की कमी है।
यानी कि उसमें प्रोस्पेक्टिव की कमी हमें दिखाई देती है। चित्र में दूरी नहीं दिखाई गई है तथा गहराई का भी अभाव है। पहला कमी हमें दिखाई दी कि आदि मानव ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया है उसमें उन्होंने प्रोस्पेक्टिव का ध्यान नहीं रखा है, जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक के ऊपर एक आकृतियाँ बनाते चले जाते हैं, उनमें वो परिप्रेक्ष्य का प्रोस्पेक्टिव का ध्यान नहीं रखते हैं। चित्र में कितनी दूरी दिखानी चाहिए, गहराई कितनी रहनी चाहिए, इसका अंकन हमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि आप कह सकते हैं पहला अंतर इसमें पहली हमें समानता ये दिखाई देती है कि जैसे आदि मानव की कला में हमें दूरी और चित्रों में गहराई नहीं दिखाई गई है, ठीक उसी प्रकार बच्चों की कला में भी हमें दूरी और गहराई नहीं दिखाई देती है। यदि हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं कि रेखाओं तथा आकृतियों में समकोण ही हमें दिखाई देते हैं, न्यून कोण या अधिक कोण बहुत कम मिले हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चे एवं आदि मानव सीधे साधे प्रवृत्ति के थे, खड़ी एवं परिरेखाओं से ही चित्रों की रचना की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि होता क्या है कि आदमी का जैसा व्यवहार होता है, जैसा नेचर होता है, उसके द्वारा उसी तरह की कलाकृतियों का उससे निर्माण होता है या वैसी ही चीज़ों का वो निरूपण करना पसंद करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों की कला में और आदि मानव की कला में एक चीज़ समानता है और वो समानता ये है कि दोनों सीधे साधे प्रवृत्ति के हैं। आप सभी को पता होगा बच्चे कितने सीधे साधे होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। उसी तरह आदि मानव भी बहुत सीधे साधे थे, उसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। और उनकी जब हम कलाकृतियों को देखते हैं, कलाकृतियों को परखते हैं तो पाते हैं कि उसमें सीधी एवं खड़ी रेखाओं का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जो भी उन्होंने आकृतियाँ बनाई है उसमें रेखाओं का प्रयोग ज़्यादा किया, उसमें जिगजैग लाइन या फिर आप कह सकते हैं कि न्यून कोण अधिक कोण आकृतियाँ बनी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई नहीं देती है। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता पॉइंट 3 में आप लिखिएगा, रेखाओं तथा आकृतियों में हमें समकोण ही देखने को प्राप्त होते हैं, न्यून कोण एवं अधिक कोण बहुत कम मात्रा में हमें दिखाई दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वे लोग सीधे साधी प्रवृत्ति के थे और ज़्यादा उन्होंने समकोण का निर्माण किया है। और इसमें आगे लिखिए कि भाषा के जन्म से पहले ही आदिम कला का जन्म हो चुका था, क्योंकि आदि मानव अपने भावों को व्यक्त करना चाहता था, इसीलिए उसने रेखा चित्रों का निर्माण किया। जैसे कि आप बच्चों को देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, भाषा तो बाद में सीखते हैं, यानी बोलना वो बाद में सीखते हैं, उससे पहले वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए रेखाओं का अंकन करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आदि मानव ने किया था। आदि मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए पहले उन्होंने चित्रकला को आधार बनाया, पहले उन्होंने आकृतियाँ बनाई, आकृतियाँ के बाद धीरे धीरे उन्होंने भाषा को, बोली को समझा, जैसे कि एक बच्चे के द्वारा किया जाता है। यदि बच्चे को भाषा आप सिखा रहे हैं, बच्चे तो भाषा बाद में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले वो उनके हाथ में यदि हम कुछ भी कलम या पेन देंगे तो वो कुछ आकृतियाँ बनाना शुरू कर देंगे, बशर्ते हमारे अंदर वो समझ होनी चाहिए कि उनके द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखकर उस भाषा को हम समझ सकें। अगला पॉइंट आप चौथे पॉइंट में लिखिएगा, बाल कला एवं आदिम कला का कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये अभिव्यक्ति है। दोनों में ही हमें भावों को व्यक्त करने की इच्छा विद्यमान है, ऐसी दिखाई देती है कि कोई भी भाषा उनके लिए एक सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए वो दोनों चित्र की भाषा से ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यानी बच्चे जो भी रूपों का निर्माण करते हैं, जो भी आकृतियों का निर्माण करते हैं, उसके लिए भाषा तो एक छोटी वस्तु हो जाती है, सूक्ष्म वस्तु हो जाती है, क्योंकि कला का प्रदर्शन ऐसा होता है, कला के द्वारा जो भी चीज़ें हम बना देते हैं, जिन चीज़ों का निरूपण कर देते हैं, वो हमेशा के लिए सजीव हो जाता है। क्योंकि हमें भी इतिहास की बात करें तो आप सभी
ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा होगा, इंडस वैली के बारे में पढ़ा होगा। तो इंडस वैली की लिपि को भले ही आज हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को देख करके हम ये तो अनुमान जरूर लगा लेते हैं कि उस समय का उनका रहन सहन, उनका पेशा कैसा था, वो रहते कैसे थे, उनका सभ्यता कैसा था। तो इन सब चीज़ें हमको पता चलता है उनकी कलाकृतियों को देखकर, उनकी कला को देख करके। यदि हम अदर की बात करें तो आपको 5वें नंबर पॉइंट में लिखना है कि आदि मानव और बच्चे की अभिप्रेरणा शक्ति का जो है ज्ञान होता है, और यही अभिव्यक्ति एक शाश्वत नियम है जो कि हमें पशुओं में भी देखने को मिलता है। आपके लैंग्वेज की, आपके भाषा क्लास में बताया गया हो कि पशुओं की भी भाषा होती है, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अभी आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। उसी तरह आदि मानव और बच्चे की भी अपनी एक अभिप्रेरणा शक्ति होती है जो कि वो चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इसकी अंतिम में लिखिएगा 6ठे नंबर पॉइंट में कि चित्र लिखना जो है, चित्र रचना को ही कहते हैं, परंतु आदि मानव ने जो चित्र एक रेखा में लिखे या बनाए हैं वही उनकी भाषा थी। इसी प्रकार बच्चा भी अपने भावों को लिखता है जिसकी एक भाषा होती है। विभिन्न रेखाओं से उसके द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती है उसमें से उसके भावों को व्यक्त रहता है। यदि हम भावों को पढ़ ले, समझ ले, तो हम बच्चों के द्वारा निरूपित कला को देख करके उसके भावों को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ समानताएं देखी आदि मानव की कला एवं बच्चों की कला के बीच में। जैसे डॉक्टर विक्टर लॉरेनफील्ड ने बच्चों की कला को विभाजित किया है, परिभाषित किया है, उसी तरह एक और राइटर हैं जिनका नाम है सीजेक, उन्होंने भी बच्चों की कला को 7 अवस्थाओं में परिभाषित किया है, यानी कि 7 अवस्थाओं में बांटा है। और उन्होंने कहा है कि बच्चे जो है, जो चित्रकारी करते हैं, जो भी आकृतियाँ बनाते हैं, उसको हम लोग 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी राइटर हुए, जितने भी लेखक हुए, उन्होंने बच्चों की कला के ऊपर रिसर्च किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबने चाइल्ड आर्ट के ऊपर रिसर्च किया और बच्चों की कला को समझने का प्रयास किया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड आर्ट के तहत हम उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं और देखते हैं कि सीजक ने जो 7 अवस्थाओं में बांटा है वो अवस्थाएं कौन कौन सी है। सीजक के अनुसार पहली अवस्था होती है जिसका वो नाम देते हैं कीरम काटी की अवस्था, यानी कि यह पहली अवस्था कीरम काटी से प्रारंभ होती है। यानी कि बच्चे के हाथ में जो कुछ भी आ जाए वह उसी से कीरम काटी यानी कि पोतापाती करता है। जैसा कि डॉक्टर विक्टर लॉरेनफील्ड ने भी कहा था कि जो पहली अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी आकृतियाँ बनाते हैं। यदि आप सभी को याद होगा तो आप पहली अवस्था याद कीजिए, डॉक्टर लॉरेनफील्ड के सिद्धांत की पहली अवस्था। उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने बताया था कि बच्चे के हाथ में जो भी चीज़ें मिल जाए सभी से वो कुछ भी आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार सीजक भी कहते हैं जो पहली अवस्था होती है वो होती है कीरम काटी की अवस्था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी चीज़ आती है उससे वो रूपों का निर्माण करते हैं। और दूसरी अवस्था में बताते हैं कि लय का ज्ञान। दूसरी अवस्था में बच्चों को लय का ज्ञान होता है, यानी कि बच्चे अपने हाथ में जो भी चीज़ें लेते हैं उसको एक लयनात्मक ढंग से घुमाते हैं। चित्रों में एक लय पैदा होता है और उनके मन में भी एक लय का ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि बच्चे जो भी आकृतियाँ बनाएंगे, हाथों को जैसे वो घुमाएंगे तो एक शेप में घुमाएंगे जिससे कि कुछ चीज़ों का निर्माण हो सके। बच्चे जैसे भी वो हाथों का अंकन करेंगे एक लयनात्मक ढंग से वो करेंगे, तो इससे क्या होता है कि किसी भी रूपों का, किसी भी चीज़ का निर्माण आसानी से हो जाता है। उनके अंदर एक लयनात्मकता आ जाती है, तो लय का ज्ञान होता है उनकी दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में वो बताते हैं कि सूक्ष्म प्रतीकात्मक। तीसरी अवस्था में जो है सूक्ष्म प्रतीकात्मकता जो है वो चित्रण करते हैं, यानी कि जो भी चित्रण करेंगे उसका बहुत ही बारीकी से वो चित्रण करते हैं, बहुत ही गौर से चित्रण करते हैं। वो मान लें कि जिस चीज़ का अंकन करेंगे, और यदि पेड़ का भी अंकन कर रहे हैं तो पेड़ को भी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से बनाने का वो प्रयास करेंगे।
तो उनके अंदर क्या होती है, इसमें कहीं के वो फल भी दिखा सकते हैं। फल दिखाने का अर्थ हुआ कि उनके चित्रों में एक सूक्ष्म प्रतीकात्मकता लगती है, हर चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, उसके बाद उसका वो अंकन करते हैं। और चौथी अवस्था में बताते हैं कि आकृतियों का ज्ञान, चौथी अवस्था में उनमें आकृतियों के प्रकार का ज्ञान होता है तथा बालक कुछ निश्चित आकारों का अंकन करता है। यानी कि वो बच्चों, चौथी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, जितनी भी आकृतियाँ हैं उन आकृतियों में जो भिन्नता है उन भिन्नता को दिखाने का वो प्रयास करते हैं। और पांचवी अवस्था में बताते हैं वो गुण ग्राहकता। गुण ग्राहकता यानी बालक अपनी कृतियों में कुछ गुणों को व्यक्त करने का भी प्रयत्न करता है, यानी कि जिस वस्तु में जो गुण हो उस गुण को भी दिखाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। इसको हम बोलते हैं गुण ग्राहकता। और छठी अवस्था जो बच्चों में आती है उसमें वो बताते हैं रंग आकार तथा स्थान का ज्ञान। छठी अवस्था में रंग, आकृति तथा स्थान पूर्ति का ज्ञान बच्चों में होता है, यानी कि जो चीज़ें वो बनाते हैं तो उसमें कौन आकृतियों में कैसा रंग भरे, कहाँ पर किस आकृतियों का निर्माण करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें ज्ञान होता है। और सातवीं और अंतिम अवस्था में बताते हैं कि संपूर्ण चित्र का ज्ञान। सातवीं अवस्था में संपूर्ण चित्र बनाने का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। सातवीं अवस्था आते आते बच्चे संपूर्ण चित्र बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है, यदि हमने डॉक्टर विक्टर लॉयनफील्ड के सिद्धांत को पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि उन्होंने बच्चों को उम्र के हिसाब से बांट दिया है कि इस उम्र में बच्चे ऐसी आकृतियाँ बनाते हैं। लेकिन जब हम सिजेक के डिफिनेशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ देखा उन्होंने बच्चों को उम्र में नहीं बांटा है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर लॉयनफील्ड के सिद्धांत के द्वारा जो नियम बताई गई है उस नियम पर वो खरे नहीं उतरते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जिस उम्र में जैसी आकृतियाँ बनानी चाहिए या तो उसे वो बेहतर बनाते हैं या उसे खराब भी बनाते हैं। तो हम बच्चों के जो अंदर जो चित्रकला की विकास को हम उम्र में बांट नहीं सकते हैं। तो हमें लगता है जो कीरमकाठी, जो सिजेक की जो अवस्था है, कीरमकाठी लय का ज्ञान, सूक्ष्म प्रतीकात्मक आकृतियों का ज्ञान, गुण ग्राहकता, रंग आकार तथा स्थान का ज्ञान और संपूर्ण चित्र का ज्ञान, ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को उम्र के हिसाब से नहीं बांटा गया, वो अपने हिसाब से सब चीज़ एक करके सीखते चले जाते हैं। यहाँ पर हम आपके समक्ष एक और लेखक के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जिनका नाम है हर्बर्ट रीड। उन्होंने भी एक किताब लिखा जिसका नाम दिया एजुकेशन थ्रू आर्ट, और उसमें भी उन्होंने बाल चित्रकला को 7 अवस्थाओं में बांटा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चाइल्ड आर्ट पर बहुत सारे लेखकों ने रिसर्च किया है और बच्चों की कला को विभिन्न रूपों में बांटा है। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था डॉक्टर विक्टर लॉयनफील्ड के सिद्धांत के बारे में, और अभी हमने जाना सिजेक के द्वारा बांटे गए 7 सिद्धांत के बारे में। और अब हम बात करते हैं हर्बर्ट रीड की एजुकेशन थ्रू आर्ट में भी उन्होंने बच्चों की चित्रकला को 7 अवस्थाओं में बांटा है, और इसमें उन्होंने उम्र का भी वर्णन करते हैं, यानी किस अवस्था में बच्चे कैसी चित्र का निर्माण करेंगे उसके बारे में हर्बर्ट रीड के द्वारा कहा गया है। तो चलिए एक करके हम देखते हैं और समझते हैं कि किस उम्र में बच्चे कैसे चित्रों का निर्माण करते हैं। पहली अवस्था भी जो है हर्बर्ट रीड ने के द्वारा कीरमकाठी की अवस्था है, जो कि 2 से 5 वर्ष तक रहती है। दूसरी अवस्था में वो कहते हैं कि हाथों में लयनात्मक घुमाव की अवस्था है, जो कि 4 वर्ष से प्रारंभ होती है। जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं तो उनके अंदर लयनात्मक घुमाव की अवस्था आती है, जो कि 4 वर्ष से जो है शुरू होती है। तीसरी अवस्था में वो कहते हैं कि 6 वर्ष की उम्र में उनके अंदर प्रतीकात्मक वर्णन करने लगते हैं, यानी कि जब बच्चे 6 साल के होते हैं तो क्या करते हैं, प्रतीकात्मक वर्णन करने लगते हैं। और चौथी अवस्था में वर्णात्मक यथार्थवाद का ज्ञान बच्चों में होने लगता है, जो कि 7 एवं 8 वर्ष की आयु में होता है। पांचवी अवस्था 9 एवं 10 वर्ष की आयु में होती है, जिसे हम लोग दृश्यात्मक यथार्थवाद का
ज्ञान बच्चे में होने लगता है, यानी कि वो दृश्य को देख करके चीज़ों को समझने लगते हैं और यथार्थवाद का ज्ञान उनके अंदर होने लगता है। छठी अवस्था में हम देखते हैं कि उनके अंदर कलाहीनता की स्थिति 11 से 14 वर्ष तक होती है। जैसे कि डॉक्टर विक्टर लॉयनफील्ड ने भी कहा है, उन्होंने अपने अंतिम अवस्था यानी कि डिसीजन स्टेज में बताया है कि एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, कला से दूर होते चले जाते हैं, कला से दूरी बनाने लगते हैं। उससे इन्होंने हर्बर्ट रीड ने भी कहा है कि वह अवस्था कलाहीनता की होती है जिसमें बच्चे कला से दूर होते चले जाते हैं, और वो अवस्था होती है 11 से 14 वर्ष की। उसके बाद अंतिम अवस्था होती है कलात्मक का पुनः जीवन, यानी कि 15 से 18 वर्ष तक की अवस्था। 15 से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चे पुनः प्रयास करते हैं कि फिर से कला की ओर लौटा जाए, कला पर ध्यान दिया जाए, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसी समस्याएं आती है कि वो पुनः कला की ओर लौट नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि कला पढ़ाई नहीं जाती, कलाकार तो जन्म से ही उस प्रकार की प्रतिभा रखते हैं। इसीलिए बच्चों को आधुनिक विचारक जो हैं कलाकार के रूप में ही मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ, कला जो है कभी किसी कोचिंग, किसी कॉलेज में या किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई नहीं जाती, वो तो आपके अंदर बचपन से ही विद्यमान होती है। जैसा कि हमने बाल कला में समझा और पहले भी हमने समझा था कि प्रत्येक बच्चे के अंदर वो कलात्मक गुण पहले से ही होता है, लेकिन जैसे ही उनकी ऐसी अवस्था आती है, डिसीजन स्टेज आता है या कलाहीनता की जो अवस्था आती है, उसमें वो कला से दूर होते चले जाते हैं। यदि उस अवस्था में वो निरंतर अभ्यास करे और मेहनत करे तो निश्चित ही वो बेहतर कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं, या कलाकार नहीं तो लेकिन कला प्रेमी जरूर बन सकते हैं। चूँकि आप लोग अभी DLED प्रथम वर्ष में हैं, इसीलिए कला का ज्ञान जो है आप सभी को होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको चाइल्ड आर्ट के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप सभी उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे इस अवस्थाओं से गुजर रहे होते हैं। यानी कि आपको 1 to 5 या 1 to 8 तक में पढ़ाना है, तो ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे जो है सीखने के लिए ललायित रहते हैं। उन्हें आप जो भी सिखाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मन लगा कर सीखेंगे। यदि हम अपने विषय में, आप अपने विषय में कला को समाहित कर लेते हैं और कला के द्वारा पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे आसानी से उसे सीख लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा परेशानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अपने विषय में यदि कला को समाहित करते हैं, कला को समाहित करके, कला का समायोजन करके अपने विषय को पढ़ाते हैं, तो आपके लिए भी आसान हो जाता है और बच्चों के समझने के लिए भी चीज़ें आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। इसीलिए आप सभी को बाल कला की समझ, चाइल्ड आर्ट के बारे में DLED प्रथम वर्ष के इकाई 1 में ही दिया गया पढ़ने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। इसी टॉपिक पर बाल कला के ऊपर ही एक और वीडियो इस सेक्शन में अपलोड किया गया है, जिसमें मैंने नोट्स के ऊपर क्लास आपको लिया है। वहाँ से आप उस वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं और इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो हमने जाना आज के क्लास में DLED प्रथम वर्ष के कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत बाल कला की समझ के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED प्रथम वर्ष के बाकी सेक्शन को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।